अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब तक हमने अपने दो चैप्टर के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड द चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स। ये जो हमारे पास प्रीवियस दो चैप्टर थे, ये दोनों चैप्टर जोलॉजी के सेक्शन से थे। यानी ये जो पिछले वाले दो चैप्टर थे, ये आपके जोलॉजी के पेपर में पूछे जाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने लगे हैं, यानी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये चैप्टर आपके बॉटनी के सेक्शन का है। यानी आपके बॉटनी के पेपर में इस चैप्टर से सवालात पूछे जाएंगे। और अगर हम पास्ट पेपर के कंपैरिजन को देखें, तो पास्ट पेपर में इस चैप्टर से काफी ज्यादा रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। चैप्टर का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर है स्टूडेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर की और फंक्शन की। तो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास बॉटनी का चैप्टर है, विच मींस कि यहाँ पर जो सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताया गया है वो प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जिस सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की गई है वो प्लांट सेल है। एनिमल सेल का जिक्र नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ बॉटनी का चैप्टर है। तो इसमें हम सिर्फ प्लांट सेल की बात करेंगे। उसमें हम तमाम सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी कंपोजिशन को, उनके स्ट्रक्चर को और उनके इंडिविजुअल फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सही है। तो वैसे तो आपने चैप्टर आई गेस इन डिटेल पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम सिर्फ इसके एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। अच्छा, ये जो एक्सरसाइजेस क्वेश्चन है ये मैं आपको एमई इंग्लिश सेंटर के नोट से सॉल्व करवाऊंगी। तो अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हैं या एमई इंग्लिश सेंटर के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जरूर रब्ता कीजिएगा। ग्रुप में ये तमाम चीजें फराहम की जाती हैं जो कि पूरे साल के लिए होंगी और इसकी फीस आपने सिर्फ वन टाइम पे करनी है। ठीक है। और मजीद कोई भी डिटेल्स आपको अगर चाहिए हो तो आप लास्ट में जो नंबर दिया गया उसमें कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। अब हम अपने एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इन सर्कल दी करेक्ट आंसर को, यानी एमसीक्यूज को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यूज को हम सबसे पहले करेंगे सॉल्व। तो पहला एमसीक्यूज हमसे पूछा गया है, अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रेक्टिनेशन इज टू। अब ये सेल्फ रेक्टिनेशन है क्या? ये बेसिकली हमारे पास एक टेक्निक है जो कि किसी भी सेल को डिस्कस करने के लिए या स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हमारे पास बहुत सी डिफरेंट टेक्निक्स होती है जो कि अप्लाई होती है ताकि हम सेल को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। अब यहाँ पे जिस टेक्निक का नाम लिखा गया है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है उस टेक्निक का? तो ऑप्शन ए में लिखा है व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ताकि हम इस टेक्निक से सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को देख सकें। दूसरा जो है ऑप्शन बी, दैट इज आइडेंटिफाई द एंजाइम आउटसाइड द ऑर्गेनल्स, या हम उस ऑर्गेनल्स के बाहर जो एंजाइम है उसको देख सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। ऑप्शन सी में लिखा है डिटरमाइन द साइज ऑफ वेरियस ऑर्गेनल्स, या हम डिफरेंट वेरियस ऑर्गेनल्स के साइज को डिटरमाइन कर सकें। और डी में लिखा है सेपरेट द मेजर ऑर्गेनल्स सो दैट देयर पार्टिकुलर फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड। हम उसके ऑर्गेनल के डिफरेंट जो मेजर ऑर्गेनल है या मेजर जो पार्ट्स है ऑर्गेनल का उसको सेपरेट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे ताकि उसको सही से ऑब्जर्व किया जा सके। तो जो हमारे पास ये जो टेक्निक है सेल्फ रेक्टिनेशन, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी इसका मेन मकसद ये होता है कि सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनल को सेपरेट किया जाए ताकि हर एक ऑर्गेनल को इंडिविजुअल देखा जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, सेल्फ रेक्टिनेशन कैसी टेक्निक है कि वो क्या करती है, बेसिकली डिफरेंट सेल ऑर्गेनल को सेपरेट करती है।
तो इसकी मैंने आपको कंप्लीट जो लेक्चर है वो भी फराहम किया था और मैंने एग्जाम्पल भी दी थी। जैसे जूसर मशीन होती है ना, ग्राइंडर, उस तरीके की एक मशीन होती है, उसको इस टेक्निक में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हमारे पास हार्ड ज्यादा साइज के, जो बड़े साइज के आप कह लें लार्ज मॉलिक्यूल है, वो एक तरफ सेपरेट हो जाए, तो ताकि एक एक इंडिविजुअल पार्ट्स को, ऑर्गेनल को हम डिटरमाइन कर सके, स्टडी कर सकें। सही है, तो इस टेक्निक को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 2 पे आ जाएं, लिखा है द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इज ऑफन मच लार्जर देन द corresponding volume in animal cell. The most reasonable explanation for this observation is that अब ये जो वॉल्यूम देखा गया है इनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, यानी किसी भी प्लांट सेल का जो वॉल्यूम से मुराद यहाँ पर इसके सेलुलर ऑर्गेनल्स की बात की जा रही है कि जो प्लांट सेल के सेलुलर ऑर्गेनल हैं वो एज कंपेयर टू जो हमारे पास एनिमल सेल है वो क्या है, लार्जर है, मच लार्जर है। ठीक है, तो इसकी जो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दी गई है कि इस चीज को ऑब्जर्व करने के पीछे रीजन क्या है, कोई ना कोई तो रीजन होगा। अब वो साइज में बड़े हैं या स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स हैं, कोई तो रीजन होगा ना, तभी उसको ज्यादा वॉल्यूम पे रखा गया है या उसको ज्यादा वॉल्यूम पे कहा गया है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। तो उसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है प्लांट सेल आर केपेबल ऑफ हैविंग अ मच हायर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो देन एनिमल सेल। पहला ऑप्शन है कि प्लांट सेल के अंदर ये सलाहियत है, काबिलियत है कि वो ज्यादा हायर सरफेस रखता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल के रेशियो। ऑप्शन बी में लिखा है प्लांट सेल हैव मच मोर हाईली कॉन्वोल्यूट प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन एनिमल सेल। क्या इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादा हायर है, ये ज्यादा वॉल्यूम रख रहा है, या हमारे पास जो प्लांट सेल है वो कंटेन करता है लार्ज वैक्यूल दैट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म। डी में लिखा है एनिमल सेल आर मोर स्फेरिकल व्हाइल प्लांट सेल आर एलोंगेटेड। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी जो तीन ऑप्शन है उन तीनों में सेम ही बात की गई है, सरफेस के ऊपर और उसके सेल्यूलर कंपोजिशन के ऊपर, कि क्या उसकी सेल्यूलर ऑर्गेनल की कंपोजिशन इतनी है कि वो ज्यादा जगह ले रहा है। देखो इस एमसीक्यूज में हमसे पूछा क्या जा रहा है, अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, दरमियान में एक न्यूक्लियस होगा। अच्छा, यहाँ पर कंप्लीट साइटोप्लाज्म जेल लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स है। तो ये कंप्लीट हमारे पास हो गया एक एनिमल सेल। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, एनिमल सेल के पास जो होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव लेयर। प्लांट सेल के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन उसके बाहर एक और लेयर होती है दैट इज कॉल्ड दी सेल वॉल, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है और वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फराहम कर रही है। अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हमारे पास मजीद इसी तरीके के ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे एनिमल सेल में। ठीक है, एक हमारे पास जेल लाइक सब्सटेंस है जैसे कि साइटोप्लाज्म, जो कि यहाँ पर था जेल लाइक सब्सटेंस। इसके अलावा मजीद यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल्स हैं जैसे इसमें थे। ये प्लांट सेल हो गया, ये एनिमल सेल हो गया। बट एक चीज जो वाज़ेह फर्क कर रही है दैट इज कि इसके अंदर एक ऑर्गेनल ऐसा है जो ज्यादा सरफेस एरिया को कवर कर रहा है, जिसकी वजह कर जो साइटोप्लाज्म है वो कम है। वो क्या है हमारे पास, ये वैक्यूल। वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गेनल है प्लांट सेल के अंदर जो कि फूड स्टोरेज है, फूड को स्टोर कर रहा है। अब वैक्यूल अपने जो सरफेस एरिया है या बाकी ऑर्गेनल्स के बनिस्बत लार्जर होता है। ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म की जगह भी ले रहा है। सही है, तो इस वजह कर हम इसको क्या कह रहे हैं, हायर उसमें कह रहे हैं कि बेसिकली एज कंपेयर टू एनिमल सेल इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑर्गेनल्स हैं उसके बनिस्बत प्लांट सेल जो है वो क्या है, हायर है। सही है, तो क्यों हायर है उसका रीजन क्या बताया गया, रीजनेबल जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो क्या दी गई है कि हमारे पास जो ऑप्शन सी है, प्लांट सेल कंटेन अ लार्ज वैक्यूल दैट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को, साइटोप्लाज्म की जगह को क्या कर रहा है, कम कर रहा है वैक्यूल। सही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। सही है, यही वजह है हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल के वॉल्यूम की, यानी उसके बेसिकली हम कह लें लार्जर जो स्पेस एरिया है उसकी। सही है, बाकी तो ये हमारे पास दोनों मल्टी सेल्यूलर है, प्लांट भी एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और जो एनिमल्स है वो भी एक मल्टी सेल्यूलर है और मोस्टली ये यूकैरियोटिक सेल से मिलके बने हैं। सही है, तो जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो तो सेम है,
लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं प्लांट सेल में जो एनिमल सेल में मौजूद नहीं है, जैसे सेल वॉल। इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्या है, कुछ प्लास्टिड है। इसके अलावा अगर हम बात करें वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल एनिमल सेल में भी होते हैं, लेकिन वैक्यूल एनिमल सेल में बहुत कम होते हैं और बहुत छोटे होते हैं साइज में, एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। अगर देखें तो प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म का भी वॉल्यूम स्पेस क्या कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये रीजन हमारे पास है। आ जाते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 3 पे। लिखा है लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द सेल, स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब ये जो हमारे पास राइबोसोम्स है जो प्रेजेंट है सेल के अंदर, इनका बेसिकली मेन फंक्शन क्या है, इनका स्पेशल ये क्या चीजें प्रोड्यूस करते हैं इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स में से। अब आपके पास ऑप्शन में मॉलिक्यूल दिए गए लिपिड, स्टार्च, प्रोटीन और स्टीरॉइड। देखो स्टीरॉइड और स्टार्च ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की ही क्लास है, कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड हमारे पास लिपिड है, और जो प्रोटीन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे पास फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहलाते हैं। तो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। सही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, यानी प्रोटीन्स। राइबोसोम्स प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन को बेसिकली सिंथेसिस करते हैं, प्रोड्यूस तो नहीं करेंगे बल्कि प्रोटीन को बना रहे हैं। प्रोड्यूस करने में और सिंथेसिस करने में फर्क है। प्लांट सेल में जो हमारे पास, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जो उसके अंदर एक ऑर्गेनल है दैट इज कॉल्ड द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ पाए जाएंगे, दो जगह पे। एक तो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच्ड होंगे उसके सरफेस एरिया में, और एक वो फ्रीली मूव करेंगे साइटोप्लाज्म में। तो राइबोसोम्स कहीं पर भी हो, उसका मेन फंक्शन जो है दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सही है, तो जो वो बेसिकली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी होता है ना, तो उसका मेन फंक्शन प्रोटीन को ही सिंथेसिस करना है। इसके अलावा वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी फंक्शन में मदद देता है, लेकिन उसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। इसीलिए हम राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। सही है, नाउ अब बात करते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 4 की, दैट इज इन एनिमल सेल hydrolytic enzyme are pegged into a private journal destruction of cellular component which of the following organelle function in the computerization, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम, लाइसोसोम और ग्लाइकोसोम। इन एनिमल सेल, अब एनिमल सेल के अंदर हमारे पास पूछा गया है कि अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो जिसको पैक किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो इसको फंक्शन करने में कौन से हमारे पास ऑर्गेनल मदद देते हैं। सो लाइसोसोम्स बेसिकली आपको पता है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं अपने अंदर, और लाइसोसोम ही मदद देते हैं इन एनिमल सेल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अगेन दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, अब बात करते हैं एमसीक्यूज 5 की। लिखा है डिजीज इन टी-चेक डिजीज इज अ ह्यूमन जेनेटिक abnormality in cell accumulating and becoming colloid with very large complex lipid with cellular organelle must be involved in this condition। अब हमारे पास यहाँ पे एक डिजीज का जिक्र किया गया है जिसमें लिखा है कि ये एक ह्यूमन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, और ये बेसिकली किस ऑर्गेनल्स की मदद से हो रहा है, यानी इसमें कौन से ऑर्गेनल हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में लिखा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल जो कि एटीपी को बना रहा है। यहाँ पर बात की जा रही है ह्यूमन जेनेटिक एबिलिटीज की, नॉर्मेलिटीज की, एबनॉर्मेलिटीज की, जो कि शो होगी यहाँ पे किसके, उसमें लिपिड के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन है दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम्स की वजह कर ऐसा हो सकता है। सही है, एमसीक्यू 6 में लिखा है विच इज वन ऑफ द मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेल। कौन सा हमारे पास मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर है सेल का, जो कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है सेल में। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अभी हमने डिस्कस किया पावर हाउस ऑफ द सेल है क्योंकि एटीपी को बनाता है, तो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने में भी ये सबसे पहले पहल करेगा, मदद करेगा। सो ये एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मर है सेल के अंदर। सही है, दैट इज ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 7 एमसीक्यूज में लिखा है स्टूडेंट
ऑर्गेनल अदर देन द न्यूक्लियस दैट कंटेन डीएनए, वो कौन सा ऑर्गेनल है जो कि डीएनए को कंटेन करता है न्यूक्लियस को हटाकर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए है, इसके अलावा और कौन से ऑर्गेनल है जिनके अंदर अपना डीएनए मौजूद होता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहला बताया गया एक तो राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है 1 एंड 2, यानी कि राइबोसोम्स एंड हमारे पास क्या है क्लोरोप्लास्ट, सही है, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम। अच्छा यहाँ पर बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया भी इसका सही ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है, बेसिकली डीएनए मौजूद होता है, सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 2 एंड 3, यानी कि क्लोरोप्लास्ट एंड दी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी, सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसके अलावा आप मुझे इसको ना कंफर्म कीजिएगा, रीचेक करके कमेंट में भी जरूर बताइएगा, सही है। वैसे इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड दी जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है वो, राइबोसोम्स के पास अपना डीएनए नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, तो नंबर 7 एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है, यानी 2 एंड 3। नाउ इसके अलावा नंबर 8 एमसीक्यूज में लिखा है विच स्ट्रक्चर इज कॉमन टू प्लांट एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में सबसे ज्यादा कॉमन स्ट्रक्चर कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल या माइटोकॉन्ड्रिया। सो सेंट्रल वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, बल्कि सेंटर में सिर्फ न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो हमारे पास है वो सिर्फ पाया जाता है हमारे पास प्लांट सेल में, और सेल वॉल भी प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी कॉमन इन बोथ सेल, लोकेशन के लिहाज से भी, फंक्शन के लिहाज से भी, साइज के लिहाज से भी, हर लिहाज से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास दैट इज ऑप्शन डी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। एमसीक्यूज नंबर 9 पे लिखा है सेल ऑर्गेनल इज मेनली कंसर्न्ड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ये बेसिकली कौन सा ऑर्गेनल है जो करता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, प्रीऑक्सोम। प्रीऑक्सोम क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है, ऑप्शन बी। नाउ इसके अलावा हमारे पास नंबर 10 एमसीक्यूज में लिखा है स्टूडेंट क्लियरिटी ऑफ इमेज इज जनरली नोन एज, क्लियरिटी ऑफ इमेज को हम क्या कहेंगे, रेजोल्यूशन कहेंगे। यानी जैसे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है ये हम कितने रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करें कि बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड हो, सही है। तो ये बेसिकली हम इसमें क्या कहेंगे, इसकी क्लियरिटी के ऊपर, रेजोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। जैसे 1080 जो होता है वो बहुत ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है, पिक्सल जो होगा। इसके अलावा जो 740 है वो उससे थोड़ा लो होगा, तो डिफरेंट पिक्सल, सही है। तो जो बिल्कुल क्लियरिटी वाली इमेज या वीडियो चाहिए तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रेजोल्यूशन का वर्ड यूज करते हैं, सही है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रेजोल्यूशन, यानी ऑप्शन बी, सही है। नाउ मैग्निफिकेशन नहीं होगा करेक्ट, क्योंकि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जूम इन, यानी जूम करके देखना। यहाँ पे क्लियरिटी की बात की गई है, सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी, यानी रेजोल्यूशन, सही है। तो ये हमारे पास थे टोटल 10 एमसीक्यूज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज बेतहाशा इंपॉर्टेंट होते हैं। बॉटनी और जोलॉजी में एमसीक्यूज जो होते हैं वो एक एमसीक्यूज हाफ मार्क्स का होता है, तो 2 एमसीक्यूज करेक्ट करोगे आप तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और अमूमन जो आपके बुक के एमसीक्यूज होते हैं, बुक के क्वेश्चन होते हैं, वो पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो ये एमसीक्यूज आप टिक आउट कर लो अपनी बुक में, मार्क कर लो। अब हम सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। अगर हम बात करें तो हमारे पास सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि बॉटनी के पेपर में जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में रीजनिंग और नॉन रीजनिंग ज्यादातर दोनों साथ होते हैं, ठीक है। यानी आपका जो पेपर होता है जोलॉजी का और बॉटनी का, ये दोनों सेपरेट होता है, अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे बुक तो सेम है ना, पर जैसे चैप्टर्स अलग अलग हैं इस तरह पेपर भी अलग बनाया जाएगा। तो आपके पास जो जोलॉजी का पेपर होगा उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं उसमें ना 2 सेक्शन करके आता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पार्ट करके दिया जाता है। एक आपके पास होता है रीजनिंग का और एक नॉन रीजनिंग का, यानी आपके पास रीजन वाले सवाल होते हैं और एक डायरेक्ट पूछे जाने वाले सवाल होते हैं, सही है। अगर हम बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में रीजनिंग और नॉन रीजनिंग क्वेश्चन दोनों एक साथ ही होंगे, ठीक है। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल 8 सवाल दिए गए हैं, उसमें से आपको 5 सवाल करने हैं, ठीक है।
या आपको बेसिकली 12-13 सवाल दिए गए हैं, उसमें से आपको 8 करने हैं, इस तरीके से हो सकता है, जो डिपेंड करता है आपके पेपर पैटर्न के ऊपर। सही है। अब जो पेपर पैटर्न है वो कैसे पता चलेगा? एक तो आप प्रीवियस पेपर को, पास्ट पेपर को देख के एनालाइज कर सकते हो कि पेपर कैसा आएगा। इसके अलावा जब आपके पेपर करीब होंगे तब आपको मॉडल पेपर फराहम किया जाएगा, ताकि उससे आपको आइडिया हो सके, आप एनालाइज कर सको कि पेपर किस तरह आएगा। सही है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। तो इसमें टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, व्हाई हार्मोन इज कॉल्ड सुसाइडल सेक। हार्मोन को सुसाइडल सेक क्यों कहा जाता है? सॉरी, लाइसोसोम को। व्हाई लाइसोसोम्स इज कॉल्ड दी सुसाइडल सेक। लाइसोसोम्स को सुसाइडल सेक क्यों कहा जाता है? सुसाइडल सेक होता क्या है, पहले इसको समझो। सुसाइडल सेक से मुराद है यानी ऐसे सेल या ऐसा सेक, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि क्या करे, खुद ही अपने आप को किल करे या खुद ही अपने सेल्स को रिमूव करे या डिस्ट्रॉय करे। तो लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है, इसे हम सुसाइडल सेक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, रीजन आपसे पूछा गया है। सो इसका आंसर ये है, लाइसोसोम आर द ऑर्गेनल दैट हैव डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। व्हेन लाइसोसोम ब्रस्ट, जब लाइसोसोम्स ब्रस्ट होता है, फटता है, द डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज। तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं एंड स्टार्ट डाइजेस्टिंग देयर ओन सेल, और अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स, इसलिए हम इसे सुसाइडल बैग्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मान लो, अगर एक कोई बैग है, कोई थैली है, कोई शॉपर है जिसके अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसे एसिड है या कोई केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल है, हार्ड केमिकल है, अगर वो बैग फट जाए, ठीक है, ब्रस्ट हो जाए, तो उसमें से जो लिक्विड निकलेगा वो चीजों को, इर्द गिर्द जो चीजें उसके करीब होंगी उसको खराब करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, राइट। तो इसी तरीके से लाइसोसोम जो सेल ऑर्गेनल है उसके अंदर जो इंजाइम्स मौजूद होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम, वो डाइजेस्टिव एंजाइम जब ब्रस्ट होते हैं या जब लाइसोसोम का स्ट्रक्चर ब्रस्ट होता है तो वो एंजाइम रिलीज होना शुरू होते हैं। सही है। तो जब वो रिलीज होंगे तो उसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रॉपर्टी है वो तो डाइजेस्ट करना है, तो वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल सेक या सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। ठीक है। उसकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज ऐसी है ना। अब जब वो ब्रस्ट होगा और वो अचानक से रिलीज होंगे तो उनका तो काम है डाइजेस्ट करना, तो वो क्या करेंगे, अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। सही है। अच्छा, ब्रस्ट क्यों होगा, तो उसके कुछ सर्टन रीजन है। ठीक है। ब्रस्ट होने के कुछ रीजन है। बाज दफा लाइसोसोम का स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो ब्रस्ट हो सकता है, या रिएक्शन की वजह से ब्रस्ट हो सकता है, तो उसका सर्टन रीजन है। बट आपसे यहाँ रीजन पूछा गया था कि सुसाइडल सेक क्यों कहा जाता है, तो सुसाइडल सेक इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर इंजाइमेटिक जो कि प्रॉपर्टीज है वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम, तो जब वो ब्रस्ट होगा और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे तो वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना शुरू हो जाएंगे, इसीलिए इनको सुसाइडल सेक कहा जाता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंशिएटली परमेबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से परमेबल होता है अपने नेचर में। सो द डिफरेंशिएटली और सिलेक्टिव परमेबिलिटी, अब मुख्तलिफ तरीके से परमेबल हो या सिलेक्टिव परमेबल हो, यानी इससे मुराद ये डिफरेंट चीजों के लिए परमेबल है या कुछ सिलेक्टिव चीजें हैं, यानी हर चीजों के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो रहा है, परमेबल है। परमेबल से मुराद है कि पास आउट होने नहीं दे रहा। सही है। और या सिलेक्टिव है, यानी कुछ चीजों को, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल को पास आउट नहीं होने दे रहा, तो ये हम इसको किस क्या कहेंगे, इसकी परमेबिलिटी कहेंगे, यानी उसको कि ये किस चीजों को गुजरने दे रहा है, किस चीजों को गुजरने नहीं दे रहा। आपने वर्ड सुना होगा परमेबल का, तो वहीं से ये वर्ड निकला है। सही है। नाउ is due to the presence of channel protein which permit only specific molecule to pass through them। अब ये क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें कुछ चैनल्स होते हैं, यानी कुछ रास्ते होते हैं। चैनल से मुराद यहाँ पे रास्ता है, कुछ प्रोटीन्स के रास्ते होते हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही गुजरने देते हैं। टू प्रोटीन इन कैरियर प्रोटीन embedded in phospholipid layer and protein also work as enzyme ATP is complex synthesis ATP।
तो ये क्या करते हैं, अपने जैसे ही प्रोटीन नेचर वाले चीजों को, मॉलिक्यूल्स को गुजरने देते हैं, ठीक है, और वर्क करते हैं एज अ प्रोटीन एंजाइम, जैसे कि एटीपीज हो गया या सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सही है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से अपने नेचर में क्या है, परमेबल है। तो अपने नेचर में किस तरीके से है, एंजाइमेटिक, यानी कि वो कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन चैनल्स हैं, तो वो कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही गुजरने देते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है व्हाई इज द प्लांट सेल वॉल रिजिड। प्लांट सेल वॉल रिजिड क्यों होता है? रिजिड से मुराद है टफ, यानी इसका हार्ड स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का। तो प्लांट का सेल वॉल रिजिड क्यों होता है? So the answer is primary cell layer of cell wall is the first productive of cell. The material of primary layer is synthesis by protoplast deposit on their side of middle lamella in young dividing and enlarging cell. This layer remains thin and elastic. It becomes thick and rigid when cell reach at maturity. It contains hemolose linked with microfibril of cellulose arranged in crisscross manner and chitin. Now, बेसिकली जो सेल वॉल है, अब यहाँ पे पूछा गया था कि सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है या सेल वॉल का कंपोजिशन रिजिड क्यों होता है, टफ क्यों होता है। देखो, सबसे पहले जो सेल वॉल होता है उसकी कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है, जैसे प्राइमरी लेयर हो गई, मिडल लैमेला हो गया। अब ये जो लेयर्स होती हैं सेल वॉल की, इसकी प्रोटेक्शन लेयर है। अब हर लेयर डिफरेंट चीजों से, कंपोजिशन से मिलके बनी है। सो अगर हम स्टार्ट की बात करें, यानी कोई प्री मिच्योर सेल है, ऐसा सेल है जो कि कंप्लीटली मिच्योर सेल नहीं है, तो उसके जो सेल वॉल होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। स्पेशली उसका जो आउटर लेयर होती है, यानी प्राइमरी लेयर होती है, वो इतनी रिजिड नहीं होती, इलास्टिक होती है। बट जैसे जैसे सेल मिच्योर होता है तो वो क्या होते हैं, रिजिड होना शुरू हो जाते हैं। अब रिजिड क्यों होते हैं? अपने कंपोजिशन की वजह से, जो उनकी कंपोजिशन है सेल्यूलोज की, उस कंपोजिशन की वजह से वो रिजिड होते जाते हैं। और इसके अलावा वो रिजिड इसलिए भी होते हैं ताकि वो ज्यादा प्रोटेक्शन फराहम कर सके। सही है। तो ये रीजन है सेल वॉल का रिजिड होने का। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाई इज क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड एन एनर्जी कन्वर्टिंग सेल ऑर्गेनल। क्लोरोप्लास्ट को हम एनर्जी कन्वर्टिंग और सेल ऑर्गेनल क्यों कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट आर प्लांट सेल ऑर्गेनल दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू रिलेटिवली स्टेबल केमिकल एनर्जी विद अ फोटोस्टैटिक प्रोसेस। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमारे पास प्लांट सेल का ऑर्गेनल है, जो कि क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, यानी बेसिकली लाइट एनर्जी को, सन की एनर्जी को लेते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सही है। यानी क्लोरोप्लास्ट का जो हम आसान अल्फाज में डिस्कस करें, अगर समझें, तो आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट सूरज की रोशनी की मदद से जो अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि सनलाइट की जो लाइट एनर्जी है उससे क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो ऑर्गेनल एसोसिएट होगा इस फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को इसीलिए तो हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली कन्वर्टिंग कह रहे हैं, यानी जो एनर्जी कन्वर्टिंग है उसको इसीलिए कह रहे हैं कि वो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाएगा। ठीक है। आगे लिखा है बाय डूइंग सो सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। क्यों करता है? ताकि वो सस्टेन लाइफ कर सके। अब जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेगा तो वो फूड कहाँ से बनाएगा? प्लांट का तो काम है कि वो फूड खुद बनाता है, इंडिपेंडेंट है, तो वो फूड अपना इस प्रोसीजर की मदद से बनाता है। सही है ना। उसके बाद क्या लिखा है स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट आल्सो प्रोवाइड डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी फॉर प्लांट सेल। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट एक डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी फराहम करता है प्लांट को, इंक्लूडिंग द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड मेम्ब्रेन लिपिड। फैटी एसिड बनाने में और मेम्ब्रेन लिपिड बनाने में, ना सिर्फ फूड बनाता है बल्कि ये दो हमारे पास बायोमोलिक्यूल भी बनाता है प्लांट के लिए। ठीक है। इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल कहते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, लिखा है हाउ अ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स इज डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स किस तरीके से मुख्तलिफ है यूकैरियोटिक राइबोसोम से? सो इसका आंसर बहुत सिंपल है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स लार्ज राइबोसोम्स होते हैं जो कि फैसिलिटी कर देते हैं ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स में,
राइबोसोम्स अगर प्रोकैरियोटिक में होंगे तो वो प्रिमिटिव टाइप के होंगे, यानी न्यूक्लियस डज नॉट हैव बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, तमाम स्ट्रक्चर जो होते हैं ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो जाहिराना सी बात है कि जो राइबोसोम्स होगा वो भी एक सेल ऑर्गेनल है, तो उसका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा यूकैरियोटिक सेल में। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो ओनली वन सेलुलर लॉन्ग इंटर डाउन डीएनए के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के जो नंबर ऑफ डीएनए है वो प्रेजेंट होते हैं व्हिच में अपेयर इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो कि क्रोमोसोम्स बन के निकलते हैं सेल डिवीजन के दौरान, सही है ना। जबकि जो डीएनए है हमारे पास प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स का, वो प्रेजेंट होते हैं एज अ क्रोमेटिन मटेरियल, सही है। दिस क्रोमेटिन मटेरियल डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, और इस क्रोमेटिन मटेरियल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जबकि क्रोमेटिन मटेरियल कंटेन हिस्टोन प्रोटीन विथ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल, सही है। नाउ प्रोकैरियोटिक में मिसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें ये मिसोसोम्स मौजूद नहीं होते, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है हाउ इज माइटोकॉन्ड्रिया सिमिलर टू बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह सिमिलर है बैक्टीरिया से। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव स्ट्रकी सिमिलैरिटीज टू बैक्टीरियल सेल, किसी भी बैक्टीरियल सेल से काफी मिलती जुलती रिजेम्बलनेस है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। दे हैव देयर ओन डीएनए, सबसे पहला उनके पास अपना अपना डीएनए होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए, इस तरह बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए है which is separate from the DNA found in the nucleus, जो कि सेपरेट होता है डीएनए ऑफ न्यूक्लियस से, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है उसका हमारे न्यूक्लियस वाले डीएनए से कोई राब्ता नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। इसी तरीके से बैक्टीरिया का भी सीन है कि बैक्टीरिया के जो न्यूक्लियस होता है उसका डीएनए और उसका डीएनए अलग होता है, सही है। इसके अलावा आगे लिखा है कि जो हमारे पास सेल होता है बेसिकली ये क्या करते हैं विच इज सेपरेट फ्रॉम डीएनए ऑफ न्यूक्लियस एंड बोथ ऑर्गेनल्स आर देयर डीएनए टू प्रोड्यूस मेनी प्रोटीन एंजाइम रिकॉर्ड फॉर द फंक्शन। इसके अलावा इनके डीएनए क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोटीन को भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने मुख्तलिफ फंक्शन में मदद दे सकें। तो ये कुछ फंक्शन की और कुछ पोजीशन या आप कह ले कुछ कंपोजिशन की रिजेम्बलनेस है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और बेसिकली बैक्टीरिया की, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लिखा है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। So the mitochondria are tiny organelle inside the cell that are involved in releasing energy from the food. माइटोकॉन्ड्रिया एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर मौजूद है, और ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं एनर्जी को, किससे, बेसिकली फूड से। द प्रोसेस इज नोन एज दी सेल्युलर रेस्पिरेशन, और ये प्रोसेस हमारे पास सेल्युलर रेस्पिरेशन कहलाता है। दिस इज फॉर दिस रीजन दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन रेफर्ड टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इस वजह कर हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एक तो ये रीजन हो गया, ये सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है यानी अपनी एटीपी बना रहा है। इसके अलावा ये एटीपी ट्रांसफॉर्मर भी है, एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा, डिफरेंट फंक्शन एक्टिविटी में एटीपी को भेजना होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया से जाएगा, तो इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोसोम, ग्लाइकोसोम्स और पेरोक्सिसोम में क्या फर्क है। सो द पेरोक्सिसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन माइक्रोबीज फाउंड इन प्रोस्टेटिक सेल ऑफ प्लांट एंड लीवर एंड किडनी सेल ऑफ वर्टिब्रेट। जो पेरोक्सिसोम सेल ऑर्गेनल है ये सिंगल होते हैं, मेम्ब्रेन माइक्रोबीज हैं, लेकिन ये जो हमारे पास प्रोस्टेटिक सेल यानी प्लांट के अंदर भी पाए जाते हैं, और हमारे पास ये वर्टिब्रेट यानी लीवर और किडनी में भी पाए जाते हैं इन एनिमल, सही है, इन ह्यूमन बीइंग, इन एनिमल, सही है ना। ग्लाइकोसोम जो होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, बट ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं, सही है। पेरोक्सिसोम कंटेन करते हैं एंजाइम लाइक पेरोक्साइड, डाइऑक्साइड और कैटालिस, ठीक है, जबकि ग्लाइकोसोम्स कंटेन करते हैं एंजाइम्स लाइक आइस्ट्रोडेरिक लाइस, माल्टेज, इसके अलावा ग्लाइकेट ऑक्साइड, इसके अलावा मजीद मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ फैटी इनटू कार्बोहाइड्रेट।
तो जो हमारे पास ग्लाइकोसोम्स होते हैं इनके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट एंजाइमेटिक नेचर के, सही है। इट इज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड डी जनरेशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन इन द सेल। पेरोक्सिज्म का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना, ठीक है, पॉइजन ऑफ सेल से बचाना, और इसके अलावा ये इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ डीजनरेटेड ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जबकि ग्लाइकोसोम्स इन्वॉल्व होता है फोटो रेस्पिरेशन में, जो कि कन्वर्जन करता है फैट की इनटू कार्बोहाइड्रेट में, ताकि वो फैट को कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट प्लांट को एनर्जी फराहम कर सके। तो ये फंक्शन होता है ग्लाइकोसोम्स का, ठीक है। तो इनका अपना अपना फंक्शन है, अपनी अपनी कंपोजिशन है, अपने फंक्शन, कंपोजिशन, सेल्यूलर स्ट्रक्चर और लोकेशन के लिहाज से इनमें बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है, सही है। नाउ अब हमारे पास रह गए हैं डिटेल क्वेश्चन। ये थे हमारे पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया हो। अगर इन तमाम सवाल में से कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आपकी इस बुक में टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं 7, ठीक है। और सारे लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं, सही है। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ऑफ रेटिकुलम। रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपने स्ट्रक्चर बताना है, साथ ही आपने उसका फंक्शन भी बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में RER भी कहते हैं, ठीक है। R स्टैंड फॉर रफ, E स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक और R स्टैंड फॉर रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो it is a type of endoplasmic reticulum with it heavily coated with the ribosomes on its outer surface. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही तरह होता है, बस इसमें क्या होता है कि इसमें बाहर राइबोसोम्स अटैच होते हैं इनके स्ट्रक्चर में, इसलिए ये रफ कहलाते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्मूथ होता है, बट चूंकि इसमें राइबोसोम्स एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, दानेदार दानेनुमा, तो ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर राइबोसोम्स का जब अटैच हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो उसके सरफेस को भी रफ कर देगा। तो इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आगे लिखा है स्टूडेंट, इट अकर मोस्टली इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन को बनाना हाई पोर्शन में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस हियर। अब जो ट्रांसलेशन होगी प्रोटीन को बनाने की वो इधर ही होगी, ठीक है। नाउ द प्रोटीन इज इंटायर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दिस चैनल। अब ये जो चैनल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इन्हीं की मदद से वो प्रोटीन सिंथेसिस होके गुजरेंगे, ठीक है, ट्रांसफर होंगे। नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, स्मूथ होता है, इसको हम शॉर्टली SER कहते हैं। S स्टैंड फॉर स्मूथ, ठीक है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। ये ज्यादातर पाया जाता है स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल में, ठीक है, यानी कि ये क्या करता है बेसिकली सेल ऑफ लिवर एंड मसल्स में पाया जाता है। इट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ऑयल, फोस्फोलिपिड, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीरॉइड। The more smooth endoplasmic reticulum provide mechanical support to the cell. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो होता है ये बेसिकली ज्यादातर लिपिड की जो फॉर्मेशन है उसको करता है, जैसे ऑयल, फोस्फोलिपिड, स्टीरॉइड, ये सब क्लास है लिपिड की, और ये लिपिड की फॉर्मेशन करता है। तो इसका मेन जो काम होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट फराहम करना होता है सेल को, ठीक है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था बेसिकली वो सिंथेसिस और ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन में मदद दे रहा था, क्योंकि उसके सेल्यूलर स्ट्रक्चर में क्या आ गए थे, राइबोसोम्स आ गए थे, सही है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लिपिड को बना रहा है डिफरेंट क्लास की सूरत में, ठीक है, जो कि सेल को मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर और सिंपल फंक्शन था, ठीक है। अगर आप चाहो तो लास्ट में एक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, जो कि आपके आंसर को काफी इनहेंस कर देगा समझने के लिए कि ये रफ है, ये स्मूथ है, स्ट्रक्चर भी सही से समझ आएगा और फंक्शन भी क्लियर हो जाएगा, सही है। नोट्स में इसकी आसान से डायग्राम दी हुई है, तो आप नोट से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा है, एक्सप्लेन द केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेगुलेटिंग सेल इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन बतानी है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी किसी भी सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, जो कि रेगुलेट करता है, इंटरेक्शन करता है एनवायरनमेंट के साथ। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
मुख्तलिफ जो हमारे पास बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी क्या दी है, मॉडल्स पेश की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे कि आपने पढ़ा है फ्लूइड मॉसिक मॉडल, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत मशहूर मॉडल है, इसी के ऊपर लाई करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, कि ये लिपिड बाई लेयर की लेयर होती है, यानी फोस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, उससे मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनते हैं, जिसमें ज्यादा कंपोजिशन लिपिड की, प्रोटीन की पाई जाती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर इंट्रैक्शन की बात करें या इसके फंक्शन की बात करें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है सेल्यूलर स्ट्रक्चर को, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको प्रोटेक्शन फराहम करना, उनको प्रोटेक्ट करना, मूवमेंट फराहम करना, और डिफरेंट चीजों के जो है ना वो क्या करवाना, ट्रांसक्रिप्शन करवाना या उसको ट्रांसफर करवाना। तो ये मेन काम होता है हमारे पास किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सही है, इसके अलावा मजीद यहाँ पे डिटेल्स भी दी गई है कि किस तरह कंट्रोल करता है सिलेक्टिव परमेबिलिटी को, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 में लिखा है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। आपको लाइसोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है। सो द लाइसोसोम यानी लाइस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और सोमा का मतलब होता है बॉडीज, यानी दीज आर स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड बॉडीज few micrometers in diameter originated by Golgi body। लाइसोसोम्स गोल्जी बॉडी से ही बना है। ठीक है, गोल्जी बॉडी एक सेल ऑर्गेनल है, सेपरेट ऑर्गेनल है, और इसी के स्ट्रक्चर से लाइसोसोम बना है। लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम है और मजीद एंजाइम्स होते हैं जो कि इसके फंक्शन में मदद दे रहे होते हैं। ठीक है, नाउ आगे लिखा है दे अकर ओनली इन द साइटोप्लाज्म सेल animal cell and the function in the digestion of material taken into the cells by pathogen। ज्यादातर ये साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर जो डाइजेशन ऑफ मटेरियल्स हैं वो बेसिकली मदद देते हैं किसी भी सेल ऑफ पैथोजन को डाइजेस्ट करने में। सही है, अब इसका जो मेन फंक्शन है वो सिर्फ अपने आप को डाइजेस्ट नहीं करना है, वो तो जब ब्रस्ट होगा किसी वजह से तभी वो डाइजेस्ट करेगा। इसका जो मेन मकसद होता है, फंक्शन होता है लाइसोसोम्स का, वो पैथोजन सेल के वो बेसिकली डाइजेस्ट करना है। जैसे अगर एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स है, अब उस सेल के अंदर अगर कोई एंटीबॉडी आ जाए या कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया आ जाए, तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत मदद देते हैं। सही है, नाउ दे आल्सो परफॉर्म ऑटोफेगी सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। इसके अलावा ऑटोफेगी यानी अपने आप को खाने का भी अमल करते हैं। सेल्फ जो बेसिकली ये कह लें डाइजेस्टिंग है, उसका भी अमल करते हैं। जब लाइसोसोम डैमेज होगा या डेड सेल को रिमूव करना होगा, तो लाइसोसोम में जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है वो मदद देगी। सही है, यहाँ पर इसका लाइसोसोम का एक स्ट्रक्चर भी दिया गया है, डायग्राम भी दी गई है। तो डायग्राम अगर आप बना लें तो ज्यादा अच्छा है। बाज दफा क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो स्टूडेंट सोचते हैं कि ना बनाएं, लेकिन आप एक छोटी सी साइड में डायग्राम बना लो ताकि वो आपके आंसर को इनहेंस करे, प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करे और आंसर को समझने में मदद दे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डायग्राम बनानी ही चाहिए। अब आप बड़े बड़ी डायग्राम नहीं बनाओ क्योंकि टाइम भी कम है, तो आप एक काम करो, क्वेश्चन को मुकम्मल करने के बाद छोटी सी लाइट से एक डायग्राम बना दो। सही है ना, और अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रॉपर आपने लेबल डायग्राम बनानी है, जैसे ब्रेन की या जैसे किडनी की, नेफ्रॉन की, माइटोकॉन्ड्रिया की या किसी ऑर्गेनल की, तो फिर आपने सही से प्रॉपर डायग्राम बनानी है। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो आप साइड में एक फ्लो चार्ट, एक छोटी डायग्राम बना के अपने आंसर को एम्फसाइज कर सकते हो, समझा सकते हो आसानी से। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद द सूटेबल डायग्राम। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया और जो हमारे पास बेसिकली है ये यूनिवर्सिटीज प्रेजेंट है, यानी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सेल में। दे अपीयर मिन्यूट ग्लैंडुलर वेसल्स, रॉडलेट थ्रेड ऑफ स्ट्रेन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सेल। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो कंपोजिशन है ज्यादातर ये नेचर ऑफ सेल के ऊपर भी डिपेंड करती है कि सेल का नेचर कैसा है, उस लिहाज से भी इसकी जो आप कह लो कि इसकी जो कंपोजिशन है, इसका स्ट्रक्चर है, वो डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर मोस्टली, ताकि उस हिसाब से अपनी जगह बना सके, उस हिसाब से अपने फंक्शन को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। सही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जो होता है उसमें आप स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोटीन, डिफरेंट एटीपी मॉलिक्यूल, डिफरेंट चीजें होती हैं, क्योंकि एटीपी वहां पे सिंथेसिस हो रही है,
तो ऑफ कोर्स उसके लिए मजीद और भी चीजें होंगी, स्ट्रक्चर होगा जो कि उस एटीपी के बनाने के अमल को जो हमारे पास बेसिकली रेस्पिरेशन का अमल है उसमें मदद देगा। सही है, यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर लिखा है, साथ ही फंक्शन भी नीचे लिखा है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफॉर्म फॉर द मॉलिक्यूल। अब इसमें जो पोर्स नुमा स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन में, वो चीजों को, मॉलिक्यूल को, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद दे रहा होता है। ठीक है, नाउ इसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल ज्यादातर पूछा जाता है। सही है, आपके बॉटनी के पेपर में सेल वॉल का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पूछा गया है। द आउटर सरफेस ऑफ सोमा सेल इज कवर्ड विद अ नॉन लिविंग स्टफ लेयर कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है। सही है, इसके अलावा ये सेल वॉल बेसिकली सेल्यूलोज से मिलके बना है, इसमें कुछ पेक्टिन और अदर पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल भी होते हैं। ये मटेरियल सेल वॉल जो होता है ये सिंथेसिस होता है बाय प्रोटोप्लाज्म सिक्रेटेड आउट ऑफ द सेल, और ये डिस्पाइड अराउंड द आउटर सरफेस ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा। सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर वाली लेयर। ना इसके अलावा इसके कुछ मेनली 3 लेयर्स हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी और सेकेंडरी। मिडल लैमेला का अपना सेपरेट फंक्शन है, प्राइमरी का सेपरेट फंक्शन है, सेकेंडरी का सेपरेट फंक्शन है, और अपने फंक्शन के लिहाज से ही उनकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर है। सही है, लास्ट में एक आपको डायग्राम भी दी गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और साथ ही इनके लेयरिंग को भी सेपरेट करके दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये डायग्राम काफी आसान भी है और काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है, लेयरिंग को भी और कंप्लीट सेल वॉल को भी। सही है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछा गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेसिकली 5 एंड 10 8 कप शेप की सीरीज होती है जो कि कंपार्टमेंट में होती है, जिसे हम क्रिस्टनी कहते हैं। और ये क्रिस्टनी फ्लैटेड होती है, डेस्क शेप की होती है, और डिफरेंट इसके साइज है इन डिफरेंट सेल, सेल की कंपोजिशन के लिहाज से। सही है, क्वेश्चन नंबर 7 द लास्ट क्वेश्चन, और उसमें आपसे पूछा गया है टाइप, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। सो हमारे पास बेसिकली अगर हम बात करें साइटोस्केलेटन की, तो ये नेटवर्क होता है फाइबर्स का जो कि फॉर्म करता है यूकेरियोटिक सेल्स में, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड दी जो हमारे पास फाइबर्स का है कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स मैच प्रोटीन, फिलामेंट्स एंड मोटर प्रोटीन, ये हेल्प करते हैं सेल को मूवमेंट में। ठीक है, जैसे हमारे पास जो स्केलेटन साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है उसमें माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। अब माइक्रो ट्यूब्यूल क्या करेंगे, ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि राउंड ट्यूब होता है और साथ ही 24 नैनोमीटर्स का होता है। साइज बता दिया गया कि किस साइज का है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टिंग सेल्यूलर मटेरियल्स को, डिवाइडिंग क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब जैसे सेल डिवीजन होगी तो सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम्स है वो माइक्रोफिब्रिल्स और इन्हीं स्ट्रक्चर से बने, तो बेसिकली उनको सेपरेट कर रहा है ये, ताकि ये सेल डिवीजन में मदद दे सके। इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये थ्रेड लाइक प्रोटीन फाइबर के होते हैं, 3 से 6 नैनोमीटर डायामीटर में होते हैं, और बेसिकली ये पाए जाते हैं मसल सेल में। अगर इनकी फंक्शन की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्यूलर मूवमेंट में, इंक्लूडिंग साइटोकाइनेसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ गिडलिंग। इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट ये अबाउट 10 नैनोमीटर होते हैं अपने डायमीटर में, और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये फैसिलिटी फराहम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ केराटिन एंड न्यूरोफिलामेंट। सही है, तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर था, और साथ ही उनके डिफरेंट पार्ट्स थे और डिफरेंट उनके इसके साइज, कंपोजिशन, फंक्शन भी बताया गया था। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये तमाम क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस क्वेश्चन में ज्यादातर आपसे जो है ना वो सेल ऑर्गेनल की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछी गए हैं। तो ये स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंपोजिशन आपने डिटेल लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट बताया है कि इसके फंक्शन क्या होते हैं और इसका स्ट्रक्चर, मेन कंपोजिशन क्या होती है। बाकी आपने डिटेल लेक्चर इसके लिए हैं। अब इस क्वेश्चन में इतना रट्टा लगाने वाली कोई चीजें नहीं है। बज़ाहिर आपको सवाल काफी डिटेल नजर आएगा कि इतने लंबे लंबे जवाब है, लेकिन अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ के रीडिंग करो तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपने हेडिंग्स बना के भी लिखोगे तो काफी आसान होगी। जैसे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन और लास्ट में डायग्राम।
तो इस तरीके से चीजों को आप अगर तोड़ तोड़ के लिखोगे तो आपके लिए याद करना समझना आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ आ गया हो। इस चैप्टर में हमारे पास तीन ही चीजें थी, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन एंड डिटेल क्वेश्चन। आपके बोर्ड का जो क्वेश्चन होगा या बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें भी तीन चीजें पूछी जाएंगी, एमसीक्यूज यानी आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी में शॉर्ट और सेक्शन सी में डिटेल क्वेश्चन। ज्यादातर सवाल आपकी जोलॉजी और बॉटनी में बुक से ही पूछे जाते हैं, इसलिए बुक के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना समझना ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सही है, अगर कोई सवाल हो कोई डाउट हो वंस अगेन लेट मी नो इन द कमेंट, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। एंड अगर आप ग्रुप में इनरोल होना चाहते हैं तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, आपको मजीद डिटेल भी फरहम कर दी जाएगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।